तुर्क सरदार और सुल्तानों के बीच सत्ता पर अपना अधिक पकड़ बनाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। गुलाम वंश में षड्यंत्र और विद्रोह की आंधी सी शुरू हो गई थी। इसी आंधी ने रजिया से उसका शासन और जिंदगी दोनों छीन लिया। और इसी आंधी के बीच रजिया का छोटा भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। दोस्तों, विद्रोहों के जाल में फंसाकर तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश की बेटी रजिया को दिल्ली की गद्दी से हटवा दिया और उसके बाद उसका छोटा भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह 21 अप्रैल 1240 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। दोस्तों, तुर्क सरदार दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के ही किसी वंशज को बिठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बिठाया। लेकिन साथ में वो ये भी चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत की पूरी ताकत सुल्तान के हाथ में ना हो। वे दिल्ली सल्तनत की ताकत अपने हाथों में रखना चाहते थे। दोस्तों, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र भी इसी वजह से रचा गया था, क्योंकि वह तुर्क सरदारों को नजरअंदाज करके धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रही थी। इसलिए तुर्क सरदारों ने षड्यंत्र करके और विद्रोह करके उसे सत्ता से हटवा दिया। उसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। दोस्तों, मुइजुद्दीन उसकी उपाधि थी। मुइजुद्दीन के सुल्तान बनने के बाद तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के सामने अपनी बात रखी। कुछ जगह तो ये भी कहा गया है कि तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को राजा भी इसी शर्त पे बनाया था। दोस्तों, तुर्क सरदारों ने बहराम शाह के सामने एक नए पद की घोषणा की, जिसका नाम था नाइबे ममलिकात। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस पद पे रहेगा, सत्ता के सारे अधिकार उसके हाथ में रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस पद पे एतिगिन को बिठाया गया। दोस्तों, एतिगिन रजिया से विद्रोह करने वालों का नेता था। बहराम शाह ने एतिगिन को अपना नाइबे ममलिकात स्वीकार कर लिया। दोस्तों, एतिगिन ने अपना पद संभालते ही सत्ता का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसने अपनी स्थिति और भी मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश की बेटी और बहराम शाह की बहन, जो कि तलाकशुदा थी, उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। बहराम शाह ने उसकी शादी अपनी बहन से करवा दिया। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद एतिगिन ने अपने दरवाजे पर हाथी रखना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय दरवाजे पर हाथी रखने का अधिकार सिर्फ सुल्तान के पास ही था। एतिगिन धीरे धीरे पूरे सत्ता पर अपना नियंत्रण करने लगा था। लेकिन बहराम शाह ने कुछ ही महीने में यह सिद्ध कर दिया कि तुर्क सरदारों ने उसे बेवकूफ समझकर भारी गलती की है। दोस्तों, धीरे धीरे बहराम शाह एतिगिन के महत्वाकांक्षी इरादों को समझने लगा और उनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और एक दिन बहराम शाह ने अपने विश्वास पात्रों से एतिगिन की हत्या करवा दी। दोस्तों, बहराम शाह ने निजामुल मुल्क मुजहबुद्दीन की भी हत्या करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो भी सत्ता पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों, लेकिन इस कोशिश में मुजहबुद्दीन बच गया। दोस्तों, बहराम शाह ने बहुत ही चालाकी से किसी को उसके ऊपर शक ना हो, इसलिए उसने अपने वजीर निजामुल मुल्क महजूबुद्दीन से दोस्ती कर ली। दोस्तों, एतिगिन की हत्या के बाद बहराम शाह ने उसके सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद बदरुद्दीन शंकर रूमी को अपना आमीर हाजिब नियुक्त किया।
दोस्तों, बदरुद्दीन शंकर रूमी अमीर हाजिब बनते ही सुल्तान और वजीर को नजरअंदाज करके सत्ता पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करने लगा। लेकिन यह बात वजीर को पसंद नहीं आई। इसलिए वजीर मुजैबुद्दीन ने सुल्तान बहराम शाह को बदरुद्दीन के खिलाफ भड़काना शुरू किया। दोस्तों, जिसकी वजह से बहराम शाह बदरुद्दीन पर संदेह करने लगा। जब बदरुद्दीन को यह बात पता चली कि सुल्तान अब उस पर संदेह कर रहा है, तो उसे हत्या हो जाने का डर धीरे धीरे सताने लगा। दोस्तों, इस वजह से वह डरा डरा रहने लगा। दोस्तों, इसी डर की वजह से बदरुद्दीन कुछ तुर्क सरदारों की मदद से बहराम शाह को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन वजीर मुजिबुद्दीन को इसकी भनक लग गई और उसने सुल्तान बहराम शाह को इसके बारे में बता दिया। दोस्तों, षड्यंत्र की जानकारी मिलते ही बहराम शाह ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार करवा लिया। इनको गिरफ्तार करने के बाद उसने इन्हें कठोर सजा नहीं दी, क्योंकि तुर्क सरदारों को सजा देने के परिणाम से वह डर रहा था। इसलिए उसने इन षड्यंत्रकारियों को सजा देने के बजाय इनका स्थानांतरण करवा दिया। दोस्तों, बदरुद्दीन को आमीर हाजिब के पद से हटाकर उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। इसके अलावा उसने बदरुद्दीन के सहयोगी काजी जलालुद्दीन काशनी को काजी के पद से हटा दिया। दोस्तों, लेकिन मात्र 4 महीने में ही बदरुद्दीन वापस दिल्ली आ गया, जिसकी वजह से बहराम शाह उससे नाराज हो गया और उसे कैद करके काल कोठरी में डाल दिया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, बहराम शाह बदरुद्दीन की हत्या के कुछ दिन बाद उसके एक और सहयोगी सैयद ताजुद्दीन अली मुस्बी की भी हत्या कर दी गई। दोस्तों, एतिगिन, बदरुद्दीन और फिर सैयद ताजुद्दीन अली मुस्बी की हत्या के बाद तुर्क सरदारों को अपनी सुरक्षा का भय सताने लगा और यही माहौल देखकर वजीर मुजैबुद्दीन ने सुल्तान बहराम शाह को सिंहासन से हटाने का निश्चय किया। दोस्तों, संयोगवश बहराम शाह के समय 1241 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, उन्होंने पहले मुल्तान पर आक्रमण किया, लेकिन वहां जीत हासिल नहीं हुई। इसलिए वे मुल्तान को छोड़कर लाहौर की तरफ बढ़े। दोस्तों, लाहौर में उन्होंने जमकर लूटपाट की और हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर बहराम शाह ने अपने वजीर और तुर्क सरदारों के साथ मंगोल के खिलाफ अपनी सेना भेजी। दोस्तों, वजीर मुजिबुद्दीन को ऐसे ही मौके की तलाश थी। रास्ते में उसने तुर्क सरदारों को खूब भड़काया। दोस्तों, उसने उन्हें बोला कि सुल्तान ने उसे रास्ते में सभी तुर्क सरदारों की हत्या कर देने का आदेश दिया है। दोस्तों, एतिगिन, बदरुद्दीन और फिर सैयद ताजुद्दीन अली मुस्बी की हत्या के बाद तुर्क सरदार पहले से ही डरे हुए थे, इसलिए वजीर की बात पर उनको विश्वास हो गया। मुजिबुद्दीन अपनी चाल में कामयाब रहा। तुर्क सरदारों ने विद्रोह कर दिया और सुल्तान को सिंहासन से हटाने के लिए वहीं से दिल्ली की ओर निकल पड़े। दोस्तों, बहराम शाह ने इस विद्रोह को खत्म करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इनका मुकाबला किया, लेकिन वह हार गया। इसके बाद 1242 ईस्वी में उसे बंदी बना लिया गया और कुछ दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, तुर्क सरदारों के विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि बिना तुर्क सरदारों की सहायता के कोई सुल्तान ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी के साथ महज 2 साल में ही मुजिबुद्दीन बहराम शाह का अंत हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।